हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल बीएचयू वाले में। तो आज हम लोग बात करेंगे चोल प्रशासन के पार्ट 2 के ऊपर। ठीक है, चोल प्रशासन का ये दूसरा भाग है। पहले में हमने पूरा ओवरव्यू देखा, महत्वपूर्ण चीज़ों को, महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखा जो चोल प्रशासन में संबंधित थे। चोल प्रशासन का वर्गीकरण कैसे हुआ था, उसके प्रमुख अधिकारी क्या थे, उन्हें क्या कह के संबोधित किया जाता था और कौन से विभाग से वो संबंधित थे, ये सारी चीज़ों को देखा और चोल प्रशासन को हमने समझा। अब इसकी मुख्य चीज़ों को, जिसमें राजस्व, सैनिक व्यवस्था, ये सारी चीज़ों को हम लोग आज देखेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लीजिए प्लेलिस्ट में जाके। प्री मिडल के प्लेलिस्ट में आपको सभी उत्तर और दक्षिण भारत के राजवंश देखने को मिल जाएंगे। तो आज हम लोग चोल प्रशासन के राजस्व व्यवस्था के ऊपर बात करेंगे, जो कि किसी भी प्रशासन का महत्वपूर्ण भाग होता है। और जो चोल प्रशासन में देखेंगे, जो राजस्व होता था चोलों के लिए, आय का प्रमुख स्रोत होता था। आय का प्रमुख स्रोत भूमि कर या फिर राजस्व था। ठीक, प्रमुख स्रोत क्या होता था? भूमि कर। ठीक है, भूमि कर जो है कि चोलों की आय का प्रमुख स्रोत होता था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। और इसको जो है कि एकत्र करने का भार ग्राम सभा पर था। कौन इसको एकत्र करता था? तो ग्राम सभा, जो जिसे कुर्रम कहते हैं, उस पे जो है कि इसको एकत्र करने का भार होता था। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको हमने बताया कि जो चोलों की राजस्व व्यवस्था में जो भूमि कर था वो कितना था? तो वो 1/3 थी। कितनी थी? 1/3 थी। ठीक है, इसमें देखेंगे दो शासक हुए। इसमें बात करते हैं दो शासक कौन कौन से हुए। तो पहला शासक अगर बात करें तो राजा राज प्रथम, और एक है कुलोतुंग प्रथम, कुलोतुंग फर्स्ट, कुलोतुंग फर्स्ट। इन दोनों ने भूमि की माप कराई थी, जिसे भूमि की पैमाई दिल्ली सल्तनत में की गई है। इनके समय में समस्त भूमि की माप कराई गई थी। ठीक है, समस्त भूमि की माप जो कि अलाउद्दीन खिलजी भी कराया है। समस्त भूमि के माप के आधार पर इन्होंने राजस्व का निर्धारण किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी माप के लिए जो मापन प्रयुक्त हुआ था उसको क्या कहते थे? कलम। ठीक है, कलम नामक मापक। ठीक है, क्या था? इकाई। ठीक है, भूमि मापन के लिए प्रयुक्त होता था। भूमि मापन, याद रखिएगा। भूमि मापन के लिए जो इकाई थी वो क्या थी? कलम थी। और जिसका समस्त भूमि का माप कराया, कौन कराया था? तो राजा राज प्रथम और कुलोतुंग प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए अब राजस्व व्यवस्था के ऊपर हम लोग बात कर रहे थे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे जो राजस्व विभाग होता था, राजस्व विभाग का जो रजिस्टर होता था वो क्या कहलाता था? वरी वरिपोतगक। ठीक, वरिपोतगक जो है कि ये पूछा हुआ है कि राजस्व विभाग का जो रजिस्टर होता था उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे आपका वरिपोतगक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, आपको हमने बताया कि भूमि कर क्या होती थी? आय का प्रमुख साधन, और ये कितनी होती थी? 1/3 होती थी। ठीक, चोल अभिलेखों में उपज के अनुसार भूमि को कुल कितने भागों में विभाजित किया गया है? 12 कोठियों में विभाजित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? उपज के अनुसार 12 भागों में बांटा गया था। ये भी पीवाईक्यू है आपका कि कितने भागों में बांटे थे? तो 12 भागों में बांटे थे। ठीक, देखेंगे चोल काल में व्यापार कर, जैसे व्यापार कर लिया जाता था, विवाह कर, विवाह शुल्क भी लिया जाता था, और निकटवर्ती राज्यों में लूट मार भी आय का साधन होता था। ये सारी चीजें चोलों के आय के साधन हुआ करती थी। ठीक, जिसमें व्यापार कर, विवाह कर और निकटवर्ती राज्यों में लूट मार भी था। और भी बहुत सारे आपको हमने बताया था कौन कौन से कर लिए जाते हैं पार्ट 1 में, उसे जाकर बिल्कुल देख लीजिएगा। ठीक, जिसमें वृक्ष कर, ऐसी सारी चीजें संबंधित थी। ठीक, चोल अभिलेखों में जो है कि करों के लिए ये आपका प्रयोग हुआ है शब्द की करों के लिए कौन कौन से जो है कि टर्म्स यूज किए गए हैं, ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है। ठीक, ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है। और इसमें जो शब्द यूज हुए वो है इरे। कर के लिए इरे यूज हुआ है, वरी यूज हुआ है, मनुपाडु यूज हुआ है, और दंडम यूज हुआ है। ये सारे जो है कि कर के लिए चोल अभिलेखों में, जो चोल अभिलेख है बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जानकारी मिलती है, वो उत्तर मेरूर अभिलेख है। और भी बहुत सारे अभिलेख है, लेकिन इससे भी हमें बहुत ज्यादा स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तो इसमें ये सारी चीजें कर के लिए यूज है। ठीक, चोल लेखों में सर्वाधिक उल्लेखित कर क्या है? बेट्टी। बेट्टी जिसे क्या कहते थे? बेगार। जिसे वृष्टि भी हम लोग देखते हैं। जो है कि हमें वृष्टि शब्दावली भी प्राचीन भारत काल में इसके लिए मिलती है, जो चोल काल में बेट्टी नाम से संबोधित किया जाता था। कड़ में क्या होता था? आपको हमने बताया कड़ में भू राजस्व होता था। इसका जो है कि सबसे ज्यादा उल्लेख किया गया है चोल लेखों में, बेट्टी और कड़मे का। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक, चलिए
राजस्व को आयम कहते थे, ये हमने पहले वीडियो में डिस्कस कर लिया था कि राजस्व को किस शब्दावली का प्रयोग होता था राजस्व के लिए, तो आयम होता था। सोने के सिक्कों को काशू कहते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चोलकालीन जो है कि महत्वपूर्ण सिक्का है जो कि सबसे ज्यादा प्रचलित था, क्या था, सबसे प्रचलन में था काशू। ये भी आपका PYQ रह चुका है कि सोने के सिक्कों को क्या कहते थे। अन्न के माप को कलम, जो कि 3 मन का होता था, कलम कहते थे। आपको हमने बताया मापन के लिए क्या यूज होता था, इकाई कलम, ठीक है। भूमि माप भी कलम कहलाता था, भूमि माप के लिए भी कलम कहते थे और अन्य के माप के लिए भी कलम, जो कि 3 मन के बराबर होता था। इंपॉर्टेंट है, दोनों के लिए यूज होता था, याद रखिएगा। माँ और वेली क्या होती थी, ये भी दोनों भूमि माप की इकाई थी, माँ और वेली, ठीक। करों की वसूली ग्राम सभाएं करती थी, आपको हमने बताया, ठीक। तथा नगरों में यह काम कौन करता था, नगर समितियां। नगर समितियां जो है कि नगरों में करती थी और ग्राम में जो है कि ग्राम सभा के सदस्य करते थे, ठीक। चलिए, राजस्व विभाग का प्रमुख आपको हमने बताया वरिपुत्राक होता था या वरिपुत्रगक कहते थे। विभाग का प्रमुख वरिपुत्राक होता था, जो रजिस्टर होता था उसे वरिपुत्रगक बोलते थे, ठीक। राजस्व विभाग को क्या कहते थे, तो वरिपोत कहते, विभाग को वरिपोत कहते थे, इसके प्रमुख को वरिपुत्राक कहते थे और रजिस्टर को क्या कहते थे, वरिपुत्रगक, वरिपोतगक, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चोल अभिलेखों में उल्लेखित जो प्रमुख कर थे इसके बारे में जान जाते हैं जी, कि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इससे प्रमुख शब्दावलियां पूछी जाती हैं, ठीक, राजस्व से। तो जिसमें देखेंगे जिसपे कर लिए जाते थे, तो तरी ईरे किस पे लिए जाते थे, हथ खरगों पे कर, यानी कि हाथ से जो हैंडमेड चीजें होती थी उस पे जो है कि हैंडलूम्स पे जो है कि कर लिए जाते थे और उसको कहते थे तरी ईरे, ठीक, याद रखिएगा। मने ईरे जो कि घरों पे कर लिया जाता था, पहले वीडियो में भी इसे डिस्कस हुआ था, जिसे ग्रेकर कहते हैं और इसकी एक बार और जिक्र होगा आगे आपको। दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी भी जो है कि घड़ी कर के नाम से कर लेता है, ठीक। और चोल काल में भी हमें ये कर देखने को मिलता है, तो उसको कहते थे मने ईरे, चोल काल में क्या कहते थे, मने ईरे, ठीक। सेक्कीरे, जिसे पेवीर भी कहते थे, सेक्कीरे पेवीर, जिसे तेल घानी कर कहते थे, यानी जो है कि तेल वाली चीजों पे लगता था, ठीक। सतेरे क्या था, व्यापार पे कर लगता था। उसके बाद है आपका तत्तार पातम या फिर टटोली, ठीक, तत्तार पातम या फिर टटोली, सुनारों पे ये कर लगता था। और ये आपका PYQ है और ये मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये बहुत बार पूछा हुआ है कि चोल काल में टटोली कर किस पे लिया जाता था, तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए। टटोली कर सुनारों पे लिया जाता था, ठीक है, जिसे तत्तार पातम भी बोलते थे, ठीक। उसके बाद है उलुक नूर, ठीक है, उलुक नूर पातम, ये किस पे लिया जाता था, पशु व पानी के साधनों जैसे कि तालाब पर ये कर लिए जाते थे, ठीक। उलुक नीर पातम जो है कि पशु और पानी के साधनों और तालाब पर लिया जाता था। उपायन क्या था, नमक पर कर लिया जाता था, सोचिए नमक पे भी कर लिया जाता था चोल काल में। वली क्या था, पत्थर यानी रास्तों पे कर लिए जाते थे। मरम जाडी क्या था, वृक्षों पे ये कर लिए जाते थे, इसका भी उल्लेख आपको हमने बताया था। कड़मे क्या था, सुपारी के बगान पर कर या फिर लगान या फिर शुल्क होता था, जो कि सुपारी पे लिया जाता था। किडाकाशु क्या था, नर पशुधन करता। और मगन्ने क्या था, लुहार, कुम्हार, बढ़ाई, इन सब पे जो है कि यानी कि एक तरह से शिल्प कर था और इन पे ये लिया जाता था। तो ये जितने भी कर है इसको याद कर लीजिए, ये चोल प्रशासन की महत्वपूर्ण चीजें हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे है वाशल्परम, ठीक, वाशल्परम क्या है, द्वार कर है। कढ़ई क्या है, व्यापारिक प्रतिष्ठान पर कर है। पडिकावल ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और ये है ग्राम पर कर, यानी कि गांव की सुरक्षा पे जो कर लिया जाता था उसे पडिकावल कुली कहते थे। यह स्थानीय प्रधानों को गांव वासियों द्वारा सुरक्षा के बदले दिए जाने वाला कर है। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्थानीय प्रधानों को गांव वासियों द्वारा सुरक्षा के बदले दिए जाने वाला कर क्या है, तो वो है पडिकावल कुली, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे सैन्य संगठन। अब हमने राजस्व देख लिया, अब हम लोग देखेंगे सैन्य संगठन, ठीक है। तो इसमें देखेंगे जो चोल सेना थे उसके 3 प्रमुख अंग थे, एक था पैदल, दूसरा अश्वरोही और तीसरा गजारोही, यानी हाथी सेना, पैदल सेना और घोड़े की सेना, ये 3 जो है कि चोल सेना के प्रथम अंग थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चोल सेना के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी होती थी, नौसेना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण किसने बनाया था, चोल शासक करेंगे तो इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चोल शासक है राजा राज प्रथम, कौन है, राजा राज
प्रथम, इसने जो है कि पहली बार ऐसा पहला चोल शासक था जिसने नौसेना की स्थापना की थी, नौसेना की स्थापना की, ठीक है, फर्स्ट चोल रूलर, ठीक है, फर्स्ट शासक था, याद रखिएगा, जिसने नौसेना की स्थापना की। और इसका जो है कि पुत्र जो था राजेंद्र प्रथम, इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम, जो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चोलकालीन शासक है, इसने जो है कि इसके जो संगठन था उसको बहुत मजबूत किया था, इसने इसको मजबूत किया था, इसको आधार प्रदान किया था, ठीक है। और इसका जो यूज होता था, इसको इन्होंने नौसेना का यूज किया, एक तरह से देखेंगे किस लिए यूज किया, तो साम्राज्य के विस्तार के लिए, ठीक है, साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका इसने निभाई थी। और देखेंगे यही चोल शासक है जिसमें देखेंगे जो राजा राज आपका जो चोल शासक राजा राज प्रथम है, ये पहला ऐसा था जिसने बहुत देखेंगे नौसेना अभियान किया है, कलिंग सॉरी नौसेना जैसे श्रीलंका में सबसे पहले इसी गया था, उसके उत्तरी भाग को जीता था। और इसका पुत्र जो राजेंद्र प्रथम था, ये इसने संपूर्ण श्रीलंका को जीता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा, ठीक है, इसको याद रखिए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये PYQ भी रह चुका है आपका। चलिए आगे चलते हैं। यही राजेंद्र प्रथम है जिसने अरब सागर पर अधिकार करने वाला पहला भारतीय शासक था। ये ऐसा शासक था, यहाँ पे इरेज करके हम लिख देते हैं, ये सब आपने नोट कर लिया होगा। तो ये फर्स्ट रूलर यानी कि शासक था जिसने अरब सागर पर अधिकार किया, अरब शासक पर, अरब सागर, ठीक है, अरब सागर पर, कुछ चीजें इरेज कर देते हैं, ठीक है, ये चीज हम आपको लेक्चर में भी बता देंगे, बस ये जान लीजिए राजेंद्र प्रथम पहला भारतीय शासक, भारतीय शासक फर्स्ट, ठीक है, जिसने जो है कि अरब सागर पर अधिकार किया अपनी नौसेना के बदौलत, अरब सागर पे क्या किया था, अधिकार किया था, याद रखिएगा, ठीक है, राजेंद्र प्रथम ही था, बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। चलिए, वही इसका पिता जो है कि इसने कुल 12,000 द्वीपों को, कलिंग के साथ इसने जो है कि 12,000 द्वीपों को, सामुद्रिक प्रदेश को जीता था, राजा राज प्रथम इसका पिता, बहुत इंपॉर्टेंट है, चोल अभिलेखों में इसका उत्कीर्णन भी है, ठीक। हम लोग बात करते हैं सेना के ऊपर, तो सेना में आपको हमने बताया पैदल, अश्वारोही और गजारोही थे। और नौसेना का विस्तार किसने किया, संस्थापना किसने किया, राजा राज प्रथम ने, उसको संगठनात्मक मजबूती किसने दी, राजा राज प्रथम, राजेंद्र प्रथम ने। और राजा राज प्रथम ही ऐसा था जिसने कलिंग सहित 12,000 जो है कि 12,000 द्वीपों को, सामुद्रिक प्रदेशों को इसने जीता था। और इसके पुत्र जो है कि राजेंद्र प्रथम ने पहला भारतीय शासक था जो अरब सागर पर अधिकार करता है, ठीक। सेना को क्या कहा जाता था, तो मुन्नकई और महासेनाई अथवा रपडई विडू, ठीक है, रपडई विडू भी सेना को कहा जाता था। सेना के बैरक या फिर छावनी को क्या कहा जाता था, कटगम या फिर पडे विडू, ठीक है, और टुकड़ी को गुल्प कहा जाता था, ये भी आपके PYQ में पूछे हुए हैं, ठीक, याद रखिएगा। थल सेना के प्रमुख अंग कौन कौन से थे, तो अश्वरोही को कहा जाता था कुडरे चेवेगर, ठीक, जो अश्वरोही सेना थी उसको कुडरे चवेगर कहते थे, धनुधर को विलीगल कहते थे, और जो हाथी पे सवार होते थे उन्हें कुंजिर मल्लर या फिर अनया टकल, ठीक है, हाथी सेना को कुंजिर मल्लर या फिर अनया टकल कहते थे। काफी बहुत जो है कि हेक्टिक हो जाता है बच्चों को ये चीजें याद करने में, क्योंकि साहित्य की जो शब्दावली है थोड़ी सी अलग है और हम लोग को याद करने में काफी प्रॉब्लम होती है। तो इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है कि आप PYQ सॉल्व करते रहिए, आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद पैदल सैनिक को बड पैर ककलोर बोलते हैं, ठीक, बड पैर ककलोर बोलते हैं, बड पैरे कैकलोर, ठीक है, याद रखिएगा। धनुर्धर को क्या आपको बोलते हैं, विलीगल बोलते हैं, ठीक, कहीं कहीं आपको ये बिलीगद भी दिखेगा, ठीक है, याद रखिएगा। हस्ती सेना को अनाया या फिर टक कुलिंजर मल भी बोलते हैं, याद रखिएगा। चलिए, अब हम लोग आपको मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन देख लिए। सेना की टुकड़ियों के प्रमुख को नायक व प्रधान कहते थे और सेनापति को महादंड नायक कहेंगे। महादंड नायक का उल्लेख देखेंगे वहां भी हमें मिलेगा गुप्ता डायनेस्टी में। राजा के निजी अंगरक्षकों को क्या कहते थे, वेडेकार या फिर वेलेकार, ठीक, अथवा कैकोल पत रुम्बर्ड, ठीक, याद रखिएगा, ये निजी अंगरक्षक था और कहा जाता था कि जो दक्षिण भारत के राजाओं के अंगरक्षक थे वो रोम से मंगाए जाते थे, रोम से इनके अंगरक्षक कहाँ से आते थे, दक्षिण भारत के राजा के, तो रोम से आते थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिसे तमिल ग्रंथों में गूंगे मलेच्छ, इन्हें कहा गया, अंगरक्षकों क्या कहा गया है, गूंगे मलेच्छ, मलेच्छ, ठीक है, तमिल ग्रंथों में।
और कहा गया तमिल ग्रंथों में कि जो उनके रक्षक होते थे वो रोम से मंगाए जाते थे। ठीक, चलिए उसके बाद चोल शासकों ने नौसेना को भी सुव्यवस्थित ढंग से संगठित किया और रथ सेना का अस्तित्व नहीं था। चोलों में रथ सेना का अस्तित्व नहीं था, इंपॉर्टेंट है। पैदल सेना थी, अश्वरोही सेना थी, गज सेना थी, नौ सेना थी, लेकिन रथ सेना का जो है कि अस्तित्व हमें चोल काल में देखने को नहीं मिलता है, याद रखिएगा। नौसेना को किसने स्थापित किया था? राजा राज प्रथम ने। वही देखेंगे इसके पुत्र राजेंद्र प्रथम ने इसके जो है कि संगठन को अस्तित्व में लाया था, इसके मजबूती प्रदान की थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। युद्ध में विशेष वीरता प्रदर्शित करने वाले सैनिकों को क्षत्रिय शिरोमणि की उपाधि प्रदान की जाती थी। ये आपका PYQ रह चुका है। ठीक है, PYQ ऐसे ही पूछता है कि जो युद्ध में विशेष वीरता प्रदर्शित करते थे उन्हें किस उपाधि से जो है कि सुशोभित किया जाता था, तो उन्हें क्षत्रिय शिरोमणि जो है कि कहा की उपाधि प्रदान की जाती थी। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। चोल सेना में 70 रेजिमेंट थे। कितने? 70 रेजिमेंट, याद रखिएगा। कितने थे? 70 रेजिमेंट। युद्ध में बंदी बनाए गए स्त्री पुरुष जिन्हें दास बना दिया जाता था उन्हें वेलम कहते थे। यानी दासों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होते थे? वेलम। ठीक, इससे हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जो चोल काल में दास प्रथा विद्यमान थी। क्या थी? दास प्रथा विद्यमान होने का साक्ष्य भी इसमें मिलता है। वेट वेट वेट, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे स्थानीय स्वशासन, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, चोलों की बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कहा जाता है कि स्थानीय शासन में पाई जाने वाली असाधारण क्षमता इस युग की विशेषता थी और इस समय जो है कि स्थानीय स्वशासन पूरी तरह स्वायत्त थी। ठीक है, अपने बल पे थी और इसे क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल भी कहा जाता है। स्वर्ण काल, स्थानीय स्वशासन का स्वर्ण काल कहा जाता है और चोलों को इसका जन्मदाता भी कहा जाता है। इसका उल्लेख हमें परांतक प्रथम की उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, चोलों की सबसे महत्वपूर्ण देन स्थानीय स्वशासन थी। परांतक प्रथम की आपको हमने बताया कि जानकारी मिलती है। स्थानीय स्वशासन प्रणाली के कारण चोल वंश को प्राचीन भारत में महत्वपूर्ण राजवंश माना जाता है और चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है। पहला है उर, दूसरा सभा या महासभा और तीसरा है नगरम। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इन तीनों सभाओं को। ठीक है, इसके बारे में बहुत बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाता है। इंपॉर्टेंट, उर किससे संबंधित था, सभा महासभा किससे संबंधित था, नगरम किससे संबंधित था और ये किस में आते थे। ठीक, उर जो थी ये सभी लोगों की ग्राम सभा होती थी, जो उर होती थी, और इसकी जो कार्यकारिणी समिति थी उसको आलुंगम कहते थे। ठीक, इसकी कार्यकारिणी समिति को आलुंगम कहते थे। ये आम लोगों की या फिर सभी लोगों की ग्राम सभा होती थी। सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा होती थी और इस रूप में यह अग्रहारों या फिर ब्राह्मणों को दिए जाने वाले गांव की संस्था थी। सभा या महासभा क्या थी? ब्राह्मणों की संस्था थी, याद रखिएगा। पिछले वीडियो में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ये ब्राह्मणों की सभा थी जिन्हें अग्रहार कहा जाता था, जो कि ब्राह्मणों को दिए गांव होते थे। ये भी पूछा जाता है, अग्रहार किसे कहे जाते थे। नगरम क्या होता था? व्यापारिक समुदाय की प्रशासनिक सभा थी, इसमें केवल व्यापारिक भाग लेते थे। एक होगा आम लोगों की सभा, दूसरा हो गया ब्राह्मण और तीसरा होगा व्यापारिक। इसमें हमें देखने को मिलता है कि चोल काल में ब्राह्मणों को भी एक ऊंचे पद पे प्रतिष्ठित किया गया था, उनका भी काफी मान सम्मान था और व्यापारियों की भी स्थिति काफी अच्छी थी। उनकी अपनी एक सभा होती थी, अपनी एक न्यायालय होती थी और वो लोग अपना जो है कि निर्णय ले सकते थे। ठीक, चलिए हम लोग देखेंगे समितियां। इसके बारे में पहले वीडियो में बात हुई है, लेकिन यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि पूछता है, ये इसको रट लीजिए। ये जो शर्तें हैं, ये सदस्य है किसी समिति के सदस्य बनने के लिए जो शर्तें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्या क्या शर्तें थी? आपके PYQ रह चुके हैं। ठीक, स्थानीय प्रशासन समितियों द्वारा संचालित होता था, जिन्हें क्या कहते थे? वरीयम कहते थे। समितियों क्या कहते थे? वरीयम कहते थे। ठीक, याद रखिएगा। इसके सदस्य के लिए कुछ शर्त थे, वो शर्त क्या थे इसको देखते हैं। पहला शर्त था कि जो सदस्य है उसकी आयु 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए, वो 1.5 एकड़ यानी कि 1/4 वेली भूमि का मालिक होना चाहिए, अपनी भूमि में बने मकान में रहता हो, वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो और चोरों के अपराध में दंडित व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता, यानी उसके ऊपर कोई अपराध ना हो, वो अपराधी ना हो। तो ये जो है कि कुछ शर्तें थी जो स्थानीय स्वशासन में किसी समिति में सदस्य होने के लिए जो है कि इंपॉर्टेंट शर्तें थी। इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल याद कर लीजिए। ठीक है, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, क्या क्या शर्तें थी, कौन सी इसमें से है, नहीं है, कौन सी है। चलिए अगला देखते हैं।
महासभा को क्या कहते थे? पेरुगुरी। ठीक, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल तथा समिति के सदस्यों को वरीय पेरुमक्कल, ये तीनों पूछा गया है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसकी महासभा जो कि ब्राह्मणों की सभा थी, इसको पेरुगुरी कहते थे, इसके सदस्यों को पेरुमक्कल कहते थे और समिति के सदस्यों को वरीय पेरुमक्कल कहते थे। सभा की बैठक गांव के मंदिर, वृक्ष के नीचे या जलाशय के किनारे होती थी, ये भी आपका पीवाईक्यू रह चुका है। ठीक, सार्वजनिक भूमि पर महासभा का स्वामित्व होता था और गांव के हित के लिए महासभा कर भी लगाती थी, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो समिति के सदस्यों को चुनने के लिए गांव को 30 वार्डों, कितनी भी पूछा गया, कितने वार्डों में बांटा गया था? 30 वार्डों में बांटा जाता था और प्रत्येक वार्ड से एक एक व्यक्ति का चुनाव किस पद्धति से होता था? लॉटरी, जिसे कुडवोले बोलते थे, लॉटरी द्वारा किया जाता था। ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है, कितने वार्ड थे और चुनाव कैसे होता था? तो लॉटरी सिस्टम थी, जिसे कुडवोले बोलते हैं, इसको याद कर लीजिए। समिति के सदस्यों की कार्य अवधि 360 दिन यानी कि 1 वर्ष की होती थी। ठीक, चलिए, तो यहाँ पे हमने प्रशासन के बारे में देखा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आप एकदम इसको याद कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। पहला है कि टटोली कर अदा करते थे कौन? ये आपका पीवाईक्यू है, आपको हमने बता दिया, इसलिए हमने आज पीवाईक्यू रखा है ताकि आप जान ले कि क्वेश्चन भी फॉर्मेट होते हैं जो भी आपको हमने पढ़ाया। तो ये आपका पीवाईक्यू रह चुका है, जिसमें ये किससे लिया जाता था? सुनारों से टटोली कर लिया जाता था। ठीक है, दूसरा है आपका चोल राज्य में नाटु विनियोगम शब्द का क्या अभिप्राय है? सोचिए, ऐसे पूछा जाता है, नाटु विनियोगम किसके लिए था? तो नाटु के खर्च के लिए कर था। ठीक है, चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की थी? तो ये तो मधुरा के पांड्य को समाप्त करके अपने शासन की स्थापना की थी। और कौन संस्थापक था? विजयालय। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, चोल राजवंश के निम्नलिखित शासकों में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में पहले नौसैनिक अभियान किया था? कौन ऐसा शासक था? तो वो राजा राज प्रथम था, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। ठीक, साउथ ईस्ट एशिया, जिसने राजा राज प्रथम ही है जिसने 12,000 द्वीपों, ठीक है, सामुद्रिक प्रदेशों को जीता था कलिंग के साथ, ये पहला शासक था। और राजेंद्र प्रथम पहला शासक था जिसने अरब सागर, ठीक है, जिसने अरब सागर, ठीक है, अरब सागर को विजिट करने वाला पहला भारतीय शासक। अरब सागर पर अधिकार करने वाला कौन था? फर्स्ट इंडियन रूलर। ठीक है, पहला भारतीय शासक, उसका पुत्र राजेंद्र प्रथम था, पहला भारतीय शासक। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है चोल डायनेस्टी में। चोल डायनेस्टी के महान शासक है, इसी ने देखेंगे जो राजा राज प्रथम है, इसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है, तंजौर में बृहदेश्वर, ठीक है, बृहदेश्वर मंदिर बनवाया है। तो वही इसका पुत्र देखेंगे राजेंद्र प्रथम, इसने गंगा घाटी के विजय के स्वरूप में इसने जो कौन सा मंदिर बनवाया है? तो गैंग कोंड चोलपुरम, ठीक है, गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर जो कि शैव मंदिर था, ठीक है, इस पे बनाया है। याद रखिएगा, ये दो मंदिर दोनों शैव थे और ज्यादातर चोल शासक शैव थे और इन्होंने जो है कि ये दो मंदिर बनवाए, जिससे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, वह कौन चोल नरेश था जिसके शासनकाल में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण हुआ था? और इसके बारे में अभी हमने बात की थी, तो वो कौन था आपका? तो राजा राज प्रथम। कौन था? राज प्रथम जो है कि बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और बृहदेश्वर मंदिर से काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी के काल में देखेंगे जो शिव की नटराज मंदिर है, नटराज प्रतिमा जो है, नटराज मूर्ति जो कि कांसे की थी, वो चोल काल की देन की है, कांसे की मूर्ति चोल कला की देन है। चोल कला भी काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फर्ग्यूसन ने कहा है कि चोल कलाकारों ने दानों की भांति इनका निर्माण किया और रत्नकारों के रूप में इनका रूप विन्यास किया। ऐसा फर्ग्यूसन का चोलकालीन मंदिरों के बारे में कथन है। बहुत सारे मंदिर देखने को मिलते हैं, वही गोएत्स मौजे कहते हैं। स्थापत्य में जो है कि चोल युग को स्वर्ण युग कहा, चोल युग को स्वर्ण युग, चोल युग को क्या कहा? स्वर्ण युग। किस काल में? स्थानीय शासन के लिए तो कहा भी जाता है, मंदिर स्थापत्य के लिए भी कहा जाता है, मंदिर स्थापत्य, ठीक है, किसने कहा? गोएत्स महोदय, गोएत्स, ठीक, इन्होंने कहा है, याद रखिएगा।
इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट जो है कि चोल काल के बारे में देखा। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसको ज़रूर से नोट्स बनाइएगा और इसको पढ़ने की पूरी कोशिश करिएगा, याद करने की कोशिश करिएगा। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो इसको ज़रूर जाके देखिएगा, ताकि आप चोल प्रशासन को एकदम अच्छे से समझ सके, चोल डायनेस्टीज़ के रूलर को समझ सके। तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी और भी वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको वीडियो समय पे मिलती रहे। कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है 80 90 20 94 18। ठीक है, तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। संकल्प आपका होगा, सहयोग हमारा होगा। बने रहिए BHU वाले के साथ। धन्यवाद।